1965 की इस जंग में 17 दिन चले इस युद्ध में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना के गुरूर को तोड़ के रख दिया था। हिंदुस्तान ने इस युद्ध में जीत दर्ज की थी और पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बीच में 23 सितंबर को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। भारत यह युद्ध कभी नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने इस युद्ध को हिंदुस्तान पर थोपा था। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक शांतिप्रिय नेता थे और वो अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ में दोस्ताना संबंध चाहते थे और शायद यही बड़ी वजह थी कि उस वक्त के सोवियत संघ के कहने पर लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात को स्वीकार कर लिया था। सोवियत संघ के शहर ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की मुलाकात हुई। एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया। क्या था यह समझौता और कैसे लागू हुआ यह समझौता, इस ऐतिहासिक पल के हर लम्हे से आपको कराते हैं रूबरू। सत्रह दिन के युद्ध के बाद पाकिस्तान के सरजमी में 1920 किलोमीटर तक भारत का कब्जा हो चुका था। कारगिल, हाजीपीर दर्रा, फिलौरा, रसूलपुर, चरबा, डोगरई, डेरा बाबा नानक और बरकी पर भारतीय सैनिकों ने फतह पा ली थी, जबकि छम, खेमकरण और फजलकाह में तकरीबन 550 किलोमीटर का इलाका भारत के हाथ से निकल गया था। पाकिस्तान के इलाके में मजबूत बढ़त के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की वजह से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 23 सितंबर की सुबह 3:30 बजे युद्ध विराम की घोषणा की। यह महज एक घोषणा भर नहीं थी, साथ ही एक चेतावनी भी थी। भविष्य में अगर भारत पर युद्ध थोपा गया तो भारत दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगा। साथियों, आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। जैसा आप जानते हैं, लड़ाई बंद करने में 15 घंटे की देर हुई, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए देर से राज़ी हुआ। गो कि पाकिस्तान ने बहुत देर से जवाब दिया, फिर भी हमें खुशी है कि आखिर वो लड़ाई बंद कर देने को तैयार हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि वे लड़ाई बंद करना चाहते थे। वास्तव में उनके लिए ये ज़रूरी था, मगर जैसे कि उनकी आदत है, वे आखिरी वक्त तक इनकार करने का दिखावा करना चाहते थे। जो लड़ाई हो रही थी उसकी वजह से सारी दुनिया में फ़िक्र थी कि ये तो बड़ा क्राइसिस है, फैल भी सकती है, चीन भी शामिल हो सकता है। तो सारी दुनिया कोशिश कर रही थी कि दोनों साइड्स को सीज़ फायर करवाएं। बाकी जो सवाल हैं वो देखते रहेंगे, मगर पहले तो सीज़ फायर फ़ौरन करवाना है। 17 दिन की भारत पाकिस्तान लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की एक अजीम शख्सियत विश्व के सामने आई। छोटी कदकाठी का इंसान, लेकिन अड़िग फैसले लेने की विलक्षण क्षमता। युद्ध की इस घड़ी में शास्त्री जी ने देश और सेना को एक अभूतपूर्व नेतृत्व दिया। एक कुशल रणनीतिकार, जिसके चक्रव्यूह में दुश्मन के सारे मंसूबे धराशायी हो गए। पाकिस्तान ने ये कल्पना नहीं की थी कि ये नेता जो नेहरू की तरह अपने प्रभामंडल से अभिभूत हमको नहीं करता है, बिल्कुल साधारण हिंदुस्तानी किसान का बेटा लगता है, वो कितना सख्त और मजबूत हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल में कल्पना किसी ने नहीं की थी। जो तत्कालीन जो सेना के नायक थे, उन्होंने भी नहीं ये सोचा होगा कि ये कहेंगे चलो मोर्चा खोल दो और लाहौर की इच्छुगिल नहर के किनारे तक पहुँच जाओ। जब सब कुछ अच्छा होता है उस वक्त तो कोई भी लीडर महान हो जाता है। जब वक्त नाजुक होता है तब आप किस सभ्य तरीके किस इत्मीनान से, सभ्य नहीं, किस इत्मीनान से आप लड़ाई कंडक्ट करते हैं, उससे फिर लीडरशिप की पहचान
होती है। और शास्त्री जी बड़े काम तरीके से, कितने मतलब पेशेंस, कूल हेडेड तरीके से जो लड़े थे, इसका तो भाई इतिहास में उनको बिल्कुल दाद देना चाहिए। भारत पाकिस्तान की जंग चरम पर थी। पाकिस्तानी जनरल ने शास्त्री जी के मृदुल व्यक्तित्व को कमजोर आंकने की भूल की थी। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि शास्त्री जी कड़े फैसले भी ले सकते हैं। भारतीय सरजमी पर दुश्मन फौज घुस आई थी, जिसे खदेड़ना जरूरी था। शास्त्री जी ने तुरंत फैसले लिए और भारतीय सेना ने दुश्मन की जमीन पर पहुंचकर हाजी पीर पर तिरंगा लहरा दिया। फिर चाहे छम पर हवाई हमले का निर्णय हो या पंजाब में अलग मोर्चा खोलने की चुनौती, लाल बहादुर शास्त्री ने फैसले लिए जो मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने सही मौके पर डिसीजन लिया। सबसे बड़ा डिसीजन उनका यह था कि जब जम्मू कश्मीर के ऊपर ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत ये इर्रेगुलर वॉरफेयर की लड़ाई जारी थी, तो उन्होंने सबसे पहले CFL को क्रॉस करके और हाजी पीर पर हमला करने का परमिशन दिया। और दूसरी चीज, जब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ छम में और भारत उस ऑपरेशन में हम काफ़ी हद तक काफ़ी खतरे में थे, उसके बाद ये काउंटर ऑफेंसिव पंजाब में करना कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और लाहौर सेक्टर के अंदर जाना, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो सबसे बड़ी जो शास्त्री जी की डिसीजन थी, वो एक ज़बरदस्त ऐतिहासिक डिसीजन थी। और उस डिसीजन के वजह से ही लड़ाई का रुख जो है पूरी तरह बदल गया है। इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की काबिलियत हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही ले सकता है। ऐसा भी दौर आया जब लड़ाई मैदान से दूर कूटनीतिक मोर्चे पर शुरू हो गई। पाकिस्तान कूटनीतिक प्रयासों के जरिए भारत की गलत तस्वीर पेश करने में जुट गया। इसका लाभ पाकिस्तान को हुआ जब अमेरिका ने खाद्यान्न निर्यात पर रोक लगा दी। चाइना ने भी हेकड़ी दिखाई, लेकिन शास्त्री जी के दृढ़ निश्चय के आगे सभी कुचक्र जमींदोज हो गए। बिना किसी दबाव में आए शास्त्री जी ने निर्भीक फैसले लिए। शास्त्री जी ने 2 टूक कहा, हम एक समय खाएंगे लेकिन आत्मसम्मान से जिएंगे। अपने जननायक के संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। रेडियो पर, ऑल इंडिया रेडियो पर आए और पूरे देश को अपील की कि ये देखिए, अमेरिका हमको धमकी दे रहा है फूड एड बंद करने की, और अगर आप सहयोग दें, यानी आम भारतीय अगर हफ्ते में 1 बार का खाना मिस करे, व्रत करे, तो फिर हम पाकिस्तान की धमकी को निपट लेंगे। अब उसका नतीजा ये हुआ कि करोड़ों लोगों ने वो व्रत रखा। सीमित साधनों से तब भारतीय सेना लड़ रही थी, मगर शास्त्री जी के करिश्माई नेतृत्व का ये प्रभाव था कि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण होता है हथियार से, ये साबित हो गया। और किसान अगर मेहनत कश है तो वो अपनी बंजर जमीन से भी हरी भरी फसल लहला सकता है। ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि शास्त्री जी के बारे में हमें याद रखने की ज़रूरत है। देश में आंतरिक हालातों के मद्देनजर शास्त्री जी ने देश के भीतर आपसी प्रेम और सद्भाव का वातावरण तैयार किया। 26 सितंबर 1965 रामलीला मैदान, शास्त्री जी ने दुनिया के सामने भारत की एकता और अखंडता की नजीर पेश की। भारत की माटी का एक लाल बहादुर शास्त्री, जिनके ओजस्वी भाषणों ने युद्ध के दौरान सेना के मनोबल को आगे बढ़ाया। जब युद्ध की ठनी हुई थी, वो सैनिकों के बीच गए, उनका हौसला बढ़ाया। उनके चमत्कारी व्यक्तित्व का ही कमाल था, जिसने 1962 की जंग में मात खाए सैनिकों को महज 3 सालों के दौरान ही विजयी सेना में तब्दील कर दिया था।
ये लाल बहादुर शास्त्री का फौलादी व्यक्तित्व था, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हाथ बढ़ाया, वहां दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है, और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। जब युद्ध खत्म हुआ तो स्वयं एक अभिभावक के रूप में घायल सैनिकों के बीच अस्पताल पहुंचे। उनके त्याग, बलिदान और हौसले को सराहा, उसे मान लिया। यह एक ऐसा वक्त था जब देश में चारों तरफ सूखे और अकाल जैसी स्थिति थी। खाद्यान्न संकट से पूरा देश जूझ रहा था। किसानों के हौसले पस्त थे। जरूरत थी किसानों में जोश भरने की। शास्त्री जी किसानों के दर्द को समझते थे। एक साधारण परिवार से होने के कारण उन्होंने एक लंबा संघर्ष सहा था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गांव-गांव का दौरा किया, किसानों की समस्याओं को सुना, उनकी हिम्मत बढ़ाई, हौसला दिया। शास्त्री जी के प्रयास रंग लाए। किसानों ने अपनी मेहनत से अन्न के भंडार भर दिए। तब शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये जो स्वराज्य आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे, ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ। आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जोर बोलिए, जोर से, क्या धीमी आवाज से बोलते हैं आप। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये जो नारा था, देखिए, मैं समझता हूँ बहुत लोग हमारे मुल्क में शायद शास्त्री जी को भी भूल गए होंगे, या नहीं याद होगा, या एक कोई हल्का सा एक याद होगा, लेकिन ये नारा अभी तक बुलंद है। गांव-गांव में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए और कहिए कि ये नारा तुम्हें याद है, तुम्हें पूरी तरह यकीन है कि लोग जानते हैं, हाँ भाई, जय जवान जय किसान क्या है। तो ये जो कौन सा नारा है देश का जो इस नारे के साथ तुलना में भी है। युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही स्थायी शांति की पहल अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शुरू हो गई। शांति के पक्षधर लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध विराम का स्वागत किया। वो पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते थे। ये युद्ध भारत पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने थोपा था। इसलिए युद्ध के दौरान ही ये जरूरी हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हर लिहाज से यह साबित किया जाए कि यह पाकिस्तान की काली करतूत है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कूटनीतिक प्रयास जारी रखा और दुनिया के सभी नेताओं को खत लिखा। तमाम सबूत पेश कर यह साबित किया गया कि कैसे पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ की और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पर भी शिकस्त खा रहा था और तब बेबस होकर
वह अंतर्राष्ट्रीय जमात में पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश में जुटा था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान की इस चाल को समझ गए थे, लेकिन जीत की बाजी हाथ में आने के बावजूद दोनों मुल्कों की 60 करोड़ आवाम के मन को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय जनमत का सम्मान किया। दुश्मन देश के सामने बड़ा दिल दिखाया। पड़ला भारी होने के बावजूद शांति बहाली के लिए राजी हो गए। सोवियत यूनियन ने एक बड़ा नोबल जेस्चर एक उनकी तरफ से इस बात की कोशिश हुई कि प्रेसिडेंट अयूब और मैं मिलूं और मिलकर कुछ रास्ता हम दोनों निकालें जिससे ये एक शांति का, एक अमन का एटमॉस्फेयर, एक उसकी फिजा पैदा हो। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अब अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें होने लगी थीं भारत और पाकिस्तान को एक मंच पे लाने की। अपनी शर्तों के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे। बहुत सी रुकावटें थीं, बहुत सी समस्याएं थीं, लेकिन अपनी सूझबूझ के आधार पर शास्त्री जी ने शांति और अमन का रास्ता निकालने की भरसक कोशिश की। लेकिन वो अपने सिद्धांतों से हिले नहीं, अपने मूल्यों से जरा भी डिगे नहीं। और जब पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा तो शास्त्री जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अपने व्यक्तित्व की दम पे उन्होंने उस वक्त के तमाम ताकतवर देशों को अपना कायल बना लिया था। 2 जनवरी 1966 प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल थे। मीटिंग में ताशकंद दौरे का जिक्र हुआ और उसके मुताबिक रणनीति तैयार की गई। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात में कैबिनेट मीटिंग में तैयार मसौदे से राष्ट्रपति को अवगत कराया गया। उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ ताशकंद के लिए रवाना हुए। अमेरिका ने चाहा कि भाई आप आपस में मिलें और कहा भी कि भाई वाशिंगटन, न्यूयॉर्क किसी जगह। तो शास्त्री जी ने कुछ ना, क्योंकि शास्त्री जी को ये था कि भाई इनके तो हथियार थे और सब कुछ है, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन जब रशिया ने कहा कि चलिए आइए आप ताशकंद में बिरयानी खाइए, तो शास्त्री जी ने रशिया की बात मान ली, तो वहाँ गए, लेकिन अमेरिका का ना कर दिया। 3 जनवरी 1966 जननायक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे। ताशकंद पहुंचते ही कोसिगिन ने दोनों देशों के नेताओं से अलग अलग बात की। दोनों मुल्कों के नेताओं के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई। कई अहम मुद्दे पर दोनों देशों के बीच टकराव भी हुआ। दोनों नेता अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे। कोसिगिन ने शास्त्री जी से कहा कि देखिए ये जो आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि विदाउट यूजिंग आर्म्स वगैरह, ये तो यूएन रेजोल्यूशन में है ही ना। तो शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, ये स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। कोसिगिन ने कहा कि फिर हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया फेवरेबल थे ना रशिया, और उन्हीं की वीटो थी। तो शास्त्री जी ने कहा कि अगर आपका और कोई इरादा है तो यू विल हैव टू लुक फॉर अनदर प्राइम मिनिस्टर, नॉट शास्त्री। 5 जनवरी 1966 समझौते की अहम घड़ी सामने थी। भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश मंत्री स्तर की बातचीत शुरू हुई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के सामने कश्मीर का मसला उठाया। कश्मीर का मुद्दा उठते ही गतिरोध शुरू हो गया। 10 मिनट की बातचीत के बाद ही
जुल्फिकार अली भुट्टो बातचीत छोड़कर चले गए। पहले शास्त्री जी और अयूब खान अकेले मिले। उन्होंने कहा डेलीगेशंस दोनों बैठ के बात करें। डेलीगेशंस जब मिले, हमारे विदेश मंत्री थे मगर रक्षा मंत्री भी थे, 4 सेक्रेटरीज थे, आर्मी चीफ जो बनने वाले थे वो भी थे। तो दोनों तरफ से कम समझ लीजिए, जिसको मैं कहता हूँ कोर गवर्नमेंट वही मौजूद था। तो एक शख्स का फैसला नहीं था, पूरी गवर्नमेंट की सोच ये बातें होती थी। मगर वो जो फुल डेलीगेशंस की मीटिंग हुई थी उसमें तो बस दोनों, जैसे कहते हैं डायलॉग ऑफ द डेफ, हम कहें वो सुने नहीं, वो कहें हम भी नहीं सुन सकते थे। तो उसकी बात यही हुई कि डेलीगेशंस अलग अपने अपने घर गए। सात जनवरी 1966 विदेश मंत्री स्तर की वार्ता विफल होने के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान को एक और रास्ता दिखाया। कूटनीतिक सूझबूझ के धनी शास्त्री जी के आगे पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने माना कि दोनों देश 25 फरवरी तक नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाएं वापस कर लेंगे। 5 अगस्त 1965 से पहले सीमा की जो स्थिति थी उस पर कायम रहेंगे। वार्ता में प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने पाकिस्तान को हाजी पीर देने की बात पर हां भर दी थी, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे का राग अलापने के बाद शास्त्री जी भी अड़ गए। अयूब खान शास्त्री जी फिर मिले और शास्त्री जी ने कहा कि देखिए हम कश्मीर को नहीं छोड़ सकते, ये साफ आउट। बल्कि क्या उन्होंने शब्द किया थे, आप खफा ज़रूर होंगे मगर हम नहीं खा सकते। आप खफा ज़रूर होंगे ये सुन के, मगर मुझे आपको बताना है कि मैं कश्मीर को कुछ नहीं कर सकता। 9 जनवरी 1966 पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। अब कूटनीतिक मंच पर करारा जवाब देने की घड़ी आ गई थी। कश्मीर को अपनी संप्रभुता से जोड़ते हुए शास्त्री जी ने अयूब खान को कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। देश की संप्रभुता के आगे भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। वार्ता टूटते देख कोसिगिन दोनों देशों के नेताओं से 14 घंटे मुलाकात करते रहे। अनेकों बार उन्होंने कभी हमको कोई प्रस्ताव दिया, फिर हमारा उत्तर अयूब खान को ले गए, फिर अयूब खान का उत्तर हमारे पास लाए। पर मतलब उन्होंने परस्पर ये दबाव बनाए रखा कि किसी न किसी प्रकार से इसका कोई हल निकालो, जो आपकी आजकल के झगड़े चल रहे हैं। 10 जनवरी 1966 का ऐतिहासिक दिन शाम के ठीक 4 बजे थे। वर्तमान उज्बेकिस्तान का ताशकंद शहर। भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। अपने झगड़े का निपटारा शांति से करेंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल करेंगे। व्यापार, संचार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देंगे। दोनों देश शरणार्थी के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दोनों देश बंदी बनाए गए सैनिकों को मुक्त करेंगे। प्रिजनर्स एक्सचेंज करेंगे। प्रोपेगेंडा एक के खिलाफ दूसरा बंद कर देंगे। और जो भी जम्मू कश्मीर और अन्य मुद्दे हैं उन पे फिर वार्तालाप होगी। तो ये सब किए थे। और बल्कि एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये पहला था ऐसा समझौता जो हमने जिस पे हस्ताक्षर किए। शास्त्री जी भारतीय जनता की आकांक्षा और विश्वास पर खरे उतरे। वो दोनों देशों के बीच उस वक्त अमन का सेतु बांधने में सफल रहे। लंबी जद्दोजहद के बाद सफलता भारत के हाथ लगी। शास्त्री जी भारतीय आदर्शों के प्रतिबिंब बन चुके थे। दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी हुई। एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए शास्त्री जी अपने कमरे में दाखिल हुए।
इस मुस्कान में आत्मविश्वास था, निश्चिंतता का भाव था। दूसरे सुबह बड़े तड़के शास्त्री जी अफ़गानिस्तान जाने वाले थे, तो जो काम बहुत था, तो मैं रिसेप्शन से वापस आ रहा था। तब तक वो बाकी लोगों ने कहा कि शास्त्री जी भी घर जाना चाहते हैं, वो थके हैं। तो मैं उनके सॉर्ट एडीसी की तरह उनको घर पहुंचाया और वो खुशी खुशी अपने कमरे में गए थे। फिर मैं अपने होटल में गया। कोई औरत थी कि योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डाइंग। तो मैं उठा जल्दी जल्दी और वही कपड़ों में वहाँ नीचे आया। तो दाचा ज़रा दूर था वहाँ से टैक्सी पहुँचने में। तो जब मैं पहुँचा तो बाहर बरामदे में कोसीगन खड़े थे, तो उसने दूर से ही कहा। तो फिर और जब अंदर पहुंचा तो वो डॉक्टर चुग थे इनके साथ हमारे, तो उसको वो रशियन डॉक्टर कुछ इंटरव्यू कर रहे थे। तो मैं अंदर गया, मैं ही पैदा हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हूँगा। तो वो हाँ, एक बड़ा सा कमरा, उसमें बड़ा सा एक पलंग, एक छोटा सा नुक्ते की तरह आदमी बैठा हुआ। 11 जनवरी 1966 ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर स्याही सूख भी नहीं पाई थी कि दिल का दौरा पड़ने से शास्त्री जी का निधन हो गया। यह देश का दुर्भाग्य था कि ऐतिहासिक समझौते के फौरन बाद भारत ने अपना सच्चा सबूत खो दिया था। एक ऐसा सबूत जिसने भारत की अस्मिता को अक्षुण्ण रखा, एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व जिसने देश की संप्रभुता पर खरोच नहीं आने दी, जिसने विश्व को शांति का सही अर्थ समझाया। भारत की माटी का लाल चिरनिद्रा में लीन हो गया था। यह शास्त्री जी की शख्सियत ही थी कि खुद सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उनके पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाया। ताशकंद की सड़कों पर पूरा शहर उतर आया था। वहीं सारा भारत गहरे सदमे में था। जब उनका पार्थिव शरीर स्वदेश लाया गया तो उनकी अंतिम यात्रा में मानो पूरा देश उमड़ पड़ा था। नम आंखों से देशवासियों ने अपने नेता और भारत मां के सच्चे सपूत को अंतिम विदाई दी। देश के सच्चे सपूत लाल बहादुर शास्त्री की असमय मौत से पूरी दुनिया स्तब्ध थी। यह खबर दुखद थी मगर सच थी। आज़ादी के बाद 1948 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की ओर से कबायली हमलों को झेला तो 1962 में चीन से हुई जंग में भारतीय सेनाओं का मनोबल टूटा था। तब यह सवाल उठने लगा था कि क्या हिंदुस्तान एकजुट रह पाएगा। लेकिन 65 की इस जंग में हिंदुस्तान की जीत के बाद इन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लग गया था। 65 की इस जंग में हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो गया था, एक सूत्र में पिरो दिया गया था और भारतीय सेनाओं ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया था और पाकिस्तान को उसके घर में ही घुसकर माकूल जवाब दिया था।